हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर भारत के अंदर जो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, उसी को कवर करेंगे। और किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पूरे डिटेल के साथ हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले दिनों में जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ध्यान रखना है, हिंसक साधनों से, गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। बस एक ही बात है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही भारत में कई क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे। और इस क्रांतिकारी संगठन में पहला जो अगर कोई संगठन बना था तो उसमें बना था व्यायाम मंडल। और इसके अलावे जो एक्स्ट्रा कुछ है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रॉलेट समिति, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठन हुआ था, जिसका 1917 ईस्वी में, और इसका प्रतिवेदन जो पास हुआ था 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में ये रॉलेट समिति के द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट का आगमन भी हुआ। तो आगे है, भारत में संगठित क्रांति की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। और इसी क्रांतिकारी संगठन को हटाने के लिए, यानी कि क्रांतिकारी संगठन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसी उद्देश्य से भारत में ये रॉलेट समिति का गठन करके यहाँ भारत में रॉलेट एक्ट आया भी था। तो भारत में संगठित क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? महाराष्ट्र में। और इसमें है, प्रतिवेदन में कहा गया, इन क्रांतिकारी संगठन से निपटने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। जो अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए कि रॉलेट एक्ट के द्वारा ही क्रांतिकारी संगठन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम लोग बात कर लें, रॉलेट एक्ट जो भारत में 1919 ईस्वी में आया था, इसी का एक और नाम है द अनाक्रिटिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसी का एक अन्य नाम है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है, द अनाक्रिटिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। यही है रॉलेट एक्ट, जो भारत में 1919 ईस्वी में आया था। और किस उद्देश्य से आया था, तो सभी प्रकार की जितने भी क्रांतिकारी संगठन बनाया जा रहा है उन क्रांतिकारी संगठन पर अंकुश लगाने के लिए। अगर हम लोग बात करें, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में दिखता है। क्रांतिकारी आंदोलन कितने चरणों में? दो चरण में। पहला चरण जो है वो 1896 से लेके 1896-97 से लेकर के 1914 ईस्वी तक का जो है वो प्रथम चरण होगा। जबकि दूसरा चरण की बात करें तो 1914 से लेके 1947, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाए तब तक कई संगठन बनाए गए थे। पहले चरण में अगर हम लोग बात कर लें, पहले चरण में संगठन में कोई बेहतर तालमेल नहीं था। पहले चरण में जितने भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे उसमें तालमेल की कमी था, है ना। और आगे की बात करें, 1914 के आगे जो संगठन बनाए गए उसमें तालमेल था, यानी कि उसमें एक संगठित रूप से उस क्रांतिकारी संगठन को चलाया गया था। दूसरे चरण का संगठन प्रेरित था वोल्शेविक क्रांति से, जो रूस की क्रांति से संबंधित है। वोल्शेविक क्रांति ही रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे चरण का जो क्रांतिकारी संगठन था वो किससे प्रेरित था, तो वो वोल्शेविक क्रांति से संबंधित था, यानी रूस की क्रांति से संबंधित था। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में महाराष्ट्र में सबसे पहली बार व्यायाम मंडल नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। व्यायाम मंडल भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन, देखिए है ना, भारत में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1896-97 में हुआ था। ये पूना में हुआ था। पूना जो कि महाराष्ट्र में है, यहीं पर भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है व्यायाम मंडल। और इसको जो बनाने वाले थे, यानी संगठन को तैयार करने वाले थे, इसको मुख्य रूप से जो जानते हैं चापेकर बंधु। और इस चापेकर बंधु में तीन लोग थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इन्हीं तीनों लोगों के सहयोग से भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था जिसका नाम है व्यायाम मंडल। और ये कहाँ पर बना था? महाराष्ट्र के पूना में। और इस समय क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसी समय पूना में एक बीमारी था जिसका नाम है प्लेग। और ये प्लेग कमिश्नर इसको बनाया गया था जिसका नाम है रैंड को प्लेग कमिश्नर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था पूना में। और रैंड जो है, ये जो रैंड थे और इनके सहयोगी थे एयरस्टे।
इन्होंने क्या करता था, प्लेग के नाम पर जनता से पर अत्याचार के कारण चापेकर बंधु ने रैंड की सुरक्षा प्रमुख अली बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो ध्यान रखना है कि भारत में पहला जो हत्याकांड यानी क्रांतिकारी हत्याकांड हुआ वो रैंड हत्याकांड के नाम से जाना जाता। रैंड जो थे एक प्लेग कमिश्नर थे। 1896-97 में जब पूना में बहुत ज़्यादा प्लेग फैला था, उसी समय इनको उत्तरदायित्व एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, प्लेग कमिश्नर के रूप में। और यहाँ के लोगों पर यानी पूना के लोगों पर ये बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे, महिलाओं को परेशान करते थे, गरीब लोगों को परेशान करते थे। इसी चीज़ से तंग आकर के अली बंधुओं ने इस रैंड की हत्या कर दिया और इस तरह से यह भारत में होने वाला पहला क्रांतिकारी हत्याकांड हुआ। तो यहाँ से एक सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है कि भारत में पहला क्रांतिकारी हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो वो पूना में हुआ था, जिसका कि रैंड हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो आगे अगर दूसरा संगठन की बात करें, दूसरा क्रांतिकारी संगठन, तो वो है मित्र मेला। इस मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये नासिक में हुआ था। भारत का दूसरा क्रांतिकारी संगठन बना मित्र मेला, स्थापना 1899 ईस्वी में, कहाँ पर, तो नासिक में। और मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत संगठन कर दिया गया। इसी मित्र मेला का नाम आगे चलकर बदल दिया गया और इसका नाम पड़ा मित्र मेला। और इसका नाम मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखना है, अभिनव भारत संगठन। अभिनव भारत संगठन की बात करें तो अभिनव भारत संगठन का जो प्रतीक चिन्ह था वो कृति स्तंभ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला था। कृति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह है, तब हम लोग आंसर करेंगे अभिनव भारत संगठन का। ये प्रश्न देखने के लिए मिला है एग्जाम में, ध्यान रखना है आप लोगों को। कृति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह है, तो आंसर करेंगे अभिनव भारत संगठन। अभिनव भारत संगठन 1904 ईस्वी में इसका नामकरण हुआ था, जो मित्र मेला का नाम बदल कर दिया गया था अभिनव भारत संगठन। ये कब, 1904 ईस्वी में। और इसका जो नामकरण किया था वो सावरकर बंधु। इस सावरकर बंधु में कौन कौन थे, बीडी सावरकर थे और इन्हीं का भाई था जीडी सावरकर। इन्हीं दोनों के माध्यम से ये संगठन आगे बढ़ रहा था, अभिनव भारत संगठन। बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कानून की पढ़ाई के लिए 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर कहाँ गए थे, लंदन में। और लंदन में वो जहाँ पर जाके रुके थे उसका नाम है इंडिया हाउस। बीडी सावरकर जब लंदन पहुँचे तो वो कहाँ पर रुके, जिस हॉस्टल में रुके उस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। और इसी इंडिया हाउस को कहा जाता है लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा। तो ये प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिला है, ध्यान रखना है। लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा किसे कहते थे, तो इंडिया हाउस को। और इसी इंडिया हाउस एक हॉस्टल था जहाँ पर कि 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई करने के लिए बीडी सावरकर गए थे, वहीं पर रुके हुए थे। यहाँ पर ये प्रश्न को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा किसे कहते, तो वो है इंडिया हाउस। आगे बात करें जीडी सावरकर, जो बीडी सावरकर का भाई था। जीडी सावरकर यानी गणेश वासुदेव सावरकर एक कविताएं लिखी थी, इसके कारण इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। ये जो एक कविताएं लिखी थी गणेश वासुदेव सावरकर ने, ये अंग्रेज़ सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के थोड़ा मना खिलाफ लिखा गया था, इस कारण से इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। और ये कब दी गई थी, 1909 ईस्वी में। और इस समय जो थे इनका भाई यानी बीडी सावरकर वो कहाँ पर थे, तो ये लंदन में थे, इंडिया हाउस में रह कर के इन्होंने कानून की पढ़ाई कर रहे थे। आगे बात करें, ये सज़ा नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन ने दिया था। ये जो सज़ा दिया था जीडी सावरकर को, जिन्होंने कि एक कविताएं लिखी थी और कविता में ब्रिटिश सरकार के थोड़ा विरोध में लिखा गया था, जिनके कारण कि नासिक के एक जिलाधिकारी थे जिनका नाम था जैक्सन। और इस जैक्सन ने जीडी सावरकर को काला पानी की सज़ा दिया था और ये कब, 1909 ईस्वी में। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस ये कब होता है, 1909 ईस्वी में। और इसमें जो जिलाधिकारी हुआ करते हैं जैक्सन, इस जैक्सन की हत्या किया जाता है। और वो कौन करते हैं, जो नासिक के डिस्ट्रिक्ट जज थे जैक्सन, इन्हीं की हत्या की जाती है। किसने किया था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल गर्वे और विनायक देशपांडे, इन तीनों ने मिलकर
जीडी सावरकर को जो काला पानी की सज़ा दिया था, इसी के विरोध में इन तीनों ने मिलकर उस डिस्ट्रिक्ट जज को, जो कि जिलाधिकारी हुआ करते थे, जैक्सन, इनकी भी हत्या कर दिया, जिसको कि हम लोग नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये सवाल ज़रूर याद रखिएगा, नासिक षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। इसमें जैक्सन की हत्या किया गया था और इसमें 3 जो प्रमुख हत्यारा थे, हत्या करने में आगे बढ़े थे, वो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल गर्वे और विनायक देश पांडे, इन तीनों को फांसी की सज़ा आगे दे दिया गया। एक अन्य अभियुक्त थे जो बीडी सावरकर थे, और ये बीडी सावरकर को इस समय काला पानी की सज़ा फिर बाद में दिया गया। इसमें अभियुक्त इनको भी बनाया गया था, जीडी सावरकर के भाई को। अब हम लोग आगे बात करते हैं बंगाल की क्रांतिकारी संगठन। बंगाल का क्रांतिकारी संगठन, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो सबसे पहला ही नाम आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की बात करें तो बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन, बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो संस्थापक थे पी.एन. मित्र, सतीश चंद्र बोस, पुलिन दास, इन तीनों ने मिलकर बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम है अनुशीलन समिति। और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था ढाका में, और इस ढाका में जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था, इनकी देखरेख करते थे मलिन दास ने। ये जो ढाका है अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है, उस समय ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था और भारत का ही एक अंग था। आगे बात करें पुलिन दास, पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती संपन्न हुई। ये बर्रा डकैती संपन्न हुई थी 1908 में, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। पुलिन दास के नेतृत्व में ही एक बर्रा डकैती हुआ था, इसमें कि सरकारी खजाना लूटा गया था, तो यही था बर्रा डकैती, जो जिसका की घटना हुआ था 1908 ईस्वी में। आगे बात कर ले, अनुशीलन समिति में शामिल सदस्य जो थे वो थे वीरेंद्र घोष भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, सिस्टर निवेदिता थी, सिस्टर निवेदिता, ये सभी जो थे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इसी क्रम में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम है युगांतर समाचार पत्र, और ये युगांतर समाचार पत्र के पहले संपादक जो थे वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ध्यान रखना है, युगांतर समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। वहीं पर युगांतर समाचार पत्र के दूसरे संपादक जो बने वो वरेंद्र घोष बने थे, ध्यान रखना है। युगांतर समाचार पत्र जिनके पहले संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त और दूसरे संपादक बने वरेंद्र घोष। वरेंद्र घोष की प्रमुख पुस्तकों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला ही पुस्तक है भवानी मंदिर, और ये भवानी मंदिर पुस्तक जो आनंद मठ से प्रेरित है, आनंद मठ इसी से प्रेरित है भवानी मंदिर पुस्तक, जिसके की रचयिता है वरेंद्र नाथ घोष। दूसरा है मुक्ति कौन पाथे, और इस मुक्ति कौन पाथे इस पुस्तक के अंदर उन्होंने भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया अस्त्र शस्त्र प्रदान कीजिए। ये कौन सी पुस्तक है? ये है मुक्ति कौन पाथे, ये भी इनके भी संपादक हैं वरेंद्र घोष। वरेंद्र घोष ने मुक्ति कौन पाथे में जो लिखा है भारतीय सैनिकों से आग्रह किया है अस्त्र शस्त्र प्रदान कीजिए। तीसरा पुस्तक जो है वर्तमान रणनीति, ये तीनों पुस्तक के रचयिता है वरेंद्र घोष। वर्तमान रणनीति में आने वाले पीढ़ी की अनुशासन के बारे में इन्होंने बताया। ये 3 पुस्तक है, तीनों पुस्तक के रचयिता है वरेंद्र घोष, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं युगांतर समाचार पत्र के पहले संपादक तो हम लोग देख लिए भूपेंद्र नाथ दत्त, वहीं दूसरे संपादक थे वरेंद्र घोष, इसके बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है। अलीपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में ये हुआ था। अलीपुर ये जो है पश्चिम बंगाल का एक जगह है जो है अलीपुर, और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। इसमें जो शामिल थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ही अलीपुर षड्यंत्र केस के ये अंजाम दिया गया था जो 1908 ईस्वी में। इसमें क्या था कि दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था जिसमें खुदीराम बोस शामिल थे और प्रफुल्ल चाकी, जिसका इस घटना ये जो हुआ था ये 1908 ईस्वी में। अगर बात कर ले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर के तत्कालीन ये ये थे, आप इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
1908 ईस्वी में, 30 अप्रैल 1908 की बात है। मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो किंग्सफोर्ड थे। इन्हीं किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। इसके बग्घी पर बम फेंका था, जो कि ये घटना कहलाता है अलीपुर बम षड्यंत्र केस कहिए या फिर मुजफ्फरपुर बम कांड कहिए। 1908 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को ये हुआ था। इस समय प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं इस घटना के बाद। और उसके बाद जो है इस केस में सरकारी गवाह बन जाते हैं नरेंद्र गोसाई। यहाँ पर सवाल बनेगा कि मुजफ्फरपुर कांड या फिर अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बने थे, तो वो है नरेंद्र गोसाई। और इस नरेंद्र गोसाई जेल में ही हत्या कर दिया गया और क्रांतिकारियों के द्वारा। तो ध्यान रखना कि जेल में हत्या कर दिया गया था किस कौन से ऐसे थे जिनको जो कि सरकारी गवाह बने थे और जिनका जेल में ही हत्या कर दिया गया था, वो है नरेंद्र गोसाई। अगर बात कर लें सरकारी गवाह, तो एक तो अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई। साथ साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें भी एक सरकारी गवाह बने थे और वो कौन बने थे, हंसराज। तो दोनों सवाल को जरूर ध्यान रखिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी गवाह बने थे हंसराज। आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है, इसको जो अंजाम दिया था वो है जय गोपाल। इस केस में खुदीराम बोस की गिरफ्तारी होती है। अभियुक्त बनते हैं वरिंद्र घोष और अरविंद घोष। खुदीराम बोस की बात करें तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई। और ये इस समय कुल मिला के 18 वर्ष 8 महीना और 18 दिन के उम्र में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इस समय सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले पहले क्रांतिकारी बने थे। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में 18 वर्ष 8 महीना और 18 दिन की आयु में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और इसको किस केस में दिया गया था, तो वो भी ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड या फिर इसको कह सकते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस या इसको कह सकते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में। आगे बात कर लें, वरिंद्र घोष को काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। वरिंद्र घोष को काला पानी की सज़ा दे दी गई थी और अरविंद घोष जो थे इनको चितरंजन दास की वकालत ने बचा लिया था। उसके बाद से अरविंद घोष ने किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन से नहीं जुड़े और वो पांडिचेरी चले गए और पांडिचेरी जा कर के वो आश्रम में रहने लगे। और उसी क्रम में उन्होंने एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम है कर्म योगिनी। बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कर्म योगिनी पत्रिका का प्रकाशन करवाया था किसने, अरविंद घोष ने। और ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, यानी पत्रिका था, ध्यान रखना है। अगर बात करें, एक और संगठन है जिसका नाम है मुहिबाने वतन संगठन। मुहिबाने वतन संगठन ये 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनके जो संस्थापक थे अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे। और भगत सिंह के चाचा के द्वारा ही मुहिबाने वतन संगठन स्थापित किया गया था 1906 ईस्वी में। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो विशेषता थी पगड़ी संभाल आंदोलन चलाया गया था इसी संगठन के द्वारा, जो 1907 ईस्वी में चलाया गया था अजीत सिंह के द्वारा। ये था क्या, कृषि कानून के विरोध में ये चलाया गया आंदोलन था, जो पगड़ी संभाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा बेहद इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। पगड़ी संभाल आंदोलन किसने चलवाया था, तो अजीत सिंह ने चलाया था 1907 ईस्वी में, जो कृषि कानून के विरोध में चलाया गया था। आगे बात कर लें, दिल्ली षड्यंत्र केस, ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस ये कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली बना। ये कब बना था, 1912 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। इसके पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता में था, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार में इन्होंने ये घोषणा किया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर
दिल्ली किया जाएगा। ये घोषणा 1911 में किया था, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब, तो 1912 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। इस समय तत्कालीन भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय भारत के वायसराय थे, यानी 1912 में। और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल के दिल्ली किया गया था। इसमें हुआ क्या था, भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या करने का मास्टरमाइंड जो था वो रास बिहारी बोस थे। और प्रयास में सहयोग जो किया था बसंत विश्वास और मास्टर अमीर चंद्र ने इनमें सहयोग किया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके हत्या का जो मास्टरमाइंड वो रास बिहारी बोस, और इनमें जो सहयोग किए थे बसंत विश्वास और मास्टर अमीर चंद। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का प्रयास क्यों किया गया था। तो इस समय जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 ईस्वी में, भारत में बहुत ज़्यादा भुखमरी था और ज़्यादा फसल भी नहीं होता था, लोगों को खाने पे आफत था। और इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, जो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया था। भारत के लोगों के ही रुपये को खर्च बहुत ज़्यादा कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ में भारत के लोगों को सही से एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा था। इसी सबसे दुखी होकर के इस तरह का इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया था। जो मास्टरमाइंड बने थे वो रास बिहारी बोस, साथ में इनमें सहयोग किया था बसंत विश्वास, और साथ में मास्टर अमीर चंद थे। थोड़ा बात कर लेते हैं रास बिहारी बोस का। तो जब ये हत्या का प्रयास किया तो इनके ऊपर में केस हुआ, और इस केस से बचने के लिए पलायन कर गए। सबसे पहले तो ये यूएसए चले गए और गदर पार्टी से जुड़े, जो कि गदर पार्टी लाला हरदयाल में 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। वहीं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उसी गदर पार्टी से रास बिहारी बोस जुटते हैं। उसके बाद यूएसए से वो चले जाते हैं जापान। तो इस तरह से जापान पहुँचे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिस समय 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय ये जापान जाते हैं। और उसके बाद 1942 इसमें रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करता है। इस इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की वो अस्थाई रूप से जो इनका हेडक्वार्टर बनता है, वो टोक्यो में नहीं बनाया था, बल्कि इसको कहाँ पर बनाया था, वो अस्थाई रूप से टोक्यो में बनाया था। जबकि अस्थाई रूप से जो बनाया था वो बैंकॉक में बनाया था, जो थाईलैंड की राजधानी है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर भारत में जो प्रमुख रूप से क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, उन सभी प्रमुख संगठन को, क्रांतिकारी संगठन को इसमें कवर किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।